आज हम गैसों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, मतलब किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नजरिए से। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये जो अनगिनत छोटे छोटे कण हैं उनका व्यवहार गैस के उन गुणों को तय करता है जिन्हें हम महसूस करते हैं, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर। बिल्कुल। देखिए, ये थ्योरी एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये मानती है कि गैस असल में बहुत सारे छोटे छोटे कणों का, मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एक झुंड है। अच्छा। और ये कण लगातार बेतरतीब ढंग से घूम रहे हैं, मतलब रैंडम मोशन में हैं। अच्छा। और इसी रैंडम मोशन से गैस की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपने कहा प्रेशर, टेम्परेचर, वो उभर कर आती हैं। तो शुरुआत करते हैं आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट से, उसके अजम्पशन से। हाँ, ये जरूरी है। ये आइडियल गैस आखिर है क्या, और इसके कण मतलब इस मॉडल के हिसाब से कैसे बर्ताव करते हैं? देखिए, आइडियल गैस असल में एक सरलीकृत, एक थ्योरेटिकल मॉडल है। हाँ। ये गैसों के व्यवहार को समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है। इसमें कुछ मान्यताएं हैं। पहली तो ये कि मॉलिक्यूल्स खुद बहुत छोटे हैं, पॉइंट मास जैसे, और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है उनके साइज के मुकाबले। ठीक है। दूसरी, उनके बीच जो आपसी आकर्षण बल हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो लगभग शून्य हैं, नेग्लिजिबल हैं, सिवाय तब जब वो टकराते हैं। अच्छा, सिर्फ टक्कर के वक्त? हाँ। और तीसरा, ये कण सीधी रेखाओं में चलते हैं। हाँ। और जब ये बर्तन की दीवारों से या एक दूसरे से टकराते हैं तो ये कोलिजन्स पूरी तरह इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कोलिजन्स मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, नष्ट नहीं होती टक्कर में, एनर्जी का लॉस नहीं होता। ओके, समझ गए। और सबसे जरूरी बात, उनका मोशन पूरी तरह रैंडम और लगातार है। इसे आप एक तरह का ब्राउनियन मोशन जैसा भी सोच सकते हैं, पर ये गैस के कणों का मोशन है। अच्छा, तो ये जो कण लगातार टकरा रहे हैं दीवारों से, एक दूसरे से बेतरतीब ढंग से, इससे प्रेशर कैसे बनता है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ, ये सचमुच दिलचस्प है। देखिए, जब ये तेजी से घूमते मॉलिक्यूल्स बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो वो अपना मोमेंटम दीवार को ट्रांसफर करते हैं। मोमेंटम ट्रांसफर, ओके। हाँ, तो हर सेकंड दीवार के प्रति यूनिट एरिया पर जितना टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, वही असल में गैस का प्रेशर है। ओह। तो जितने ज्यादा करंट टकराएंगे या जितनी तेजी से टकराएंगे, उनका मास और मीन स्क्वायर स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। P = 1/3 NmV² वाला फॉर्मूला यहीं से आता है। समझ गए। तो ज्यादा टक्करें, ज्यादा जोरदार टक्करें मतलब ज्यादा प्रेशर। बिल्कुल। अब यहाँ एक और मजेदार सवाल आता है, टेम्परेचर। इसका इस सब से क्या लेना देना है? क्या वो भी इसी मॉलिक्यूलर हलचल से जुड़ा है? हाँ, सीधा जुड़ा है। देखिए, काइनेटिक थ्योरी की सबसे खूबसूरत बातों में से एक यही है, ये टेम्परेचर को सीधे कणों की औसत काइनेटिक एनर्जी से जोड़ती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ। ये होती है 3/2 kBT। यहाँ kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में। तो मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतनी ही ज्यादा इन कणों की औसत काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो टेम्परेचर असल में मॉलिक्यूलर लेवल पर एनर्जी का ही एक माप है। बिल्कुल सही। गैस की जो कुल इंटरनल एनर्जी U है, वो भी मुख्य रूप से इन्हीं सब कणों की कुल काइनेटिक एनर्जी का जोड़ ही होती है, खासकर आइडियल गैस के लिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक गैस में सारे मॉलिक्यूल्स एक ही रफ्तार से चल रहे होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी एक तापमान पर भी मॉलिक्यूल्स की रफ्तार अलग अलग होती है। अच्छा। हाँ, एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीड्स का। कुछ बहुत धीमे चल रहे होते हैं, कुछ बहुत तेज, और ज्यादातर की स्पीड एक औसत मान के आसपास होती है। तो फिर हम किस स्पीड की बात करते हैं? हम अक्सर 3 तरह की स्पीड्स की बात करते हैं। एक होती है RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS, जो सीधे टेम्परेचर से जुड़ी है, √3 kBTM। एक होती है एवरेज स्पीड और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और आमतौर पर VRMS सबसे ज्यादा, फिर V एवरेज और फिर VMP होती है। ओके, आपने पहले ऊर्जा की बात की थी। मैंने लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी सुना है, वो यहाँ कैसे फिट होता है? हाँ, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है। ये कहता है कि जब कोई सिस्टम, जैसे हमारी गैस, थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब स्थिर तापमान पर। हाँ बिल्कुल, तो जो कुल ऊर्जा है सिस्टम की, वो उसके मॉलिक्यूल्स के सभी संभव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बढ़ जाती है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को औसतन ½ kBT एनर्जी मिलती है। वाइब्रेशनल मोड के लिए थोड़ा अलग होता है, उसे kBT मिलती है। एक मिनट, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या चीज है? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, थोड़ा है। इसे ऐसे समझें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल कितने स्वतंत्र तरीकों से ऊर्जा स्टोर कर सकता है या गति कर सकता है।
जैसे मान लीजिए एक अकेला एटम है, मोनोटॉमिक गैस, जैसे हीलियम। वो सिर्फ 3 दिशाओं XYZ में सीधा चल सकता है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। तो उसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए, F = 3। अच्छा, सिर्फ चलने के 3 तरीके। हाँ, अब अगर 2 एटम वाला मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन, डायटोमिक गैस, तो वो 3 दिशाओं में चल तो सकता ही है, 3 ट्रांसलेशनल। साथ ही वो 2 अक्षों पर घूम भी सकता है, मतलब रोटेशनल मोशन कर सकता है। घूम भी सकता है, ओके। हाँ, तो उसके पास हो गए 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल = 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F = 5। ये तब है जब हम मानते हैं कि वो रिजिड है, मतलब वाइब्रेट नहीं कर रहा। और ज्यादा जटिल मॉलिक्यूल्स के लिए पॉलीएटॉमिक। हाँ, जैसे पानी का मॉलिक्यूल, अगर वो नॉन लीनियर है तो वो 3 दिशाओं में चल सकता है और 3 अक्षों पर घूम सकता है। तो 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल यानी F = 6 हो गए। समझ गए। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब F गैस की टाइप पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो फिर इसका गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर क्या असर पड़ता है? मतलब गैस को गर्म करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, इस पर सीधा असर पड़ता है। देखिए, जितने ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, एक मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा तरीकों से ऊर्जा को सोख सकता है, स्टोर कर सकता है। अच्छा। तो तापमान को मान लीजिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी आधार पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, CV। ये सीधे F पर निर्भर करती है। CV = F/2R। यहाँ R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो स्पेसिफिक हीट CP थोड़ी ज्यादा होती है। CP = CV+R। ये मशहूर मेयर्स रिलेशन है। हाँ, ये तो सुना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर गैस फैलती भी है। जब उसे गर्म करते हैं तो कुछ ऊर्जा काम करने में खर्च हो जाती है। राइट। और वो गामा एडियाबैटिक इंडेक्स? हाँ, गामा जो CP/CV का रेशियो है, वो भी सीधे F पर निर्भर करता है। गामा = F+2F। ये बहुत काम आता है, खासकर जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। एक और सवाल है मेरे मन में, अगर ये कण लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो क्या वो टक्करों के बीच कुछ दूरी तय भी कर पाते हैं भी? ये मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट क्या है? बढ़िया सवाल है। हाँ, बिल्कुल। मीन फ्री पाथ, जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं, वो औसत दूरी है जो एक मॉलिक्यूल 2 लगातार टक्करों के बीच बिना किसी से टकराए तय करता है। औसत दूरी? हाँ, एवरेज डिस्टेंस। अब जाहिर है, अगर गैस ज्यादा घनी होगी, मतलब नंबर डेंसिटी N ज्यादा होगी, या मॉलिक्यूल्स का साइज, उनका डायमीटर बड़ा होगा, तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा? बिल्कुल, मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है लैम्डा = 1√2 पाई d²N। ये हमें एक अंदाजा देता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर ये फ्री ट्रेवल कितना छोटा होता है। कमाल है। तो कुल मिलाकर ये काइनेटिक थ्योरी गैसों के जो गुण हम रोजमर्रा में देखते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, उन्हें उनके अदृश्य कणों की इस लगातार हलचल, इस नाच से जोड़ देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सब कुछ नन्हे कणों के स्टैटिस्टिकल व्यवहार पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत दिखाता है कि कैसे माइक्रोस्कोपिक मोशन से मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर पैदा होता है। ये सच में फिजिक्स की एक खूबसूरत मिसाल है। हाँ, और ये सिर्फ आइडल गैस तक ही सीमित नहीं है। इसमें सुधार करके इसे रियल गैसेस को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मॉलिक्यूल के साइज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इससे एक दिलचस्प सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरह की सोच, ये जो कणों की गतिज ऊर्जा वाली बात है, क्या ये कुछ हद तक लिक्विड्स या सॉलिड्स पर भी लागू हो सकती है, जहां कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और उनके बीच के बल ज्यादा मजबूत होते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद अगले किसी सेशन में इस पर बात करें। जरूर, ये एक अच्छा पॉइंट है आगे सोचने के लिए।